हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा स्टैट्स यूनिट नंबर 5 है। उसमें एक टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उससे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो उस टॉपिक को पढ़ते हुए चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले 2019 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे थे और अब 2021 22 और 23 में उसी मेन टॉपिक से, उसी एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन है जो बन रहे हैं और क्या तरीका है जो चेंज हुआ है क्वेश्चन के फ्रेमिंग में, उसको समझते हुए चलेंगे ताकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ के अच्छे से अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आज यूनिट नंबर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक फर्स्ट टॉपिक अगर मैं कहूं तो वो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं यूनिट वाइज हर एक यूनिट को डिकोड कर रही हूँ एंड साइड बाय साइड हम एक पीवाईक्यू को लेते हुए चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट को एक टाइप पे, ताकि हम उससे रिलेटेड कोई भी जो भी क्वेश्चन और बन सकते हैं उन सभी को क्रैक कर सके। तो टॉपिक विद क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम मैंने इस सीरीज का नाम रखा है। तो आप इसको फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके एग्जामिनेशन टाइम में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या चीज समझनी जरूरी है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि जब आपके पास वैल्यूज दी होती है आपके डेटा सेट में, तो आप देखते हो कि आपका एक रैंडम वेरिएबल है, जो ठीक है, जो भी आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यूज आपकी एक किस वैल्यू के आसपास आ रही हैं। तो तीन तरीके से यहाँ पे वैल्यूज आप देखते हो, मीन, मोड एंड मीडियन। तो आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दो बाइफर्केशंस होती हैं, एक होती है पोजिशनल मेजर, एक होती है मैथमेटिकल मेजर। पोजिशनल मेजर किसकी बात करता है? पोजीशन की बात करता है, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि आपकी वैल्यू की कितनी, आपके वेरिएबल की कितनी वैल्यू है। देन मैथमेटिकल मेजर में क्या होता है? ऐसे मेजर्स जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिनकी। ठीक है, तो मीडियन और मोड आपके पोजिशनल मेजर्स हैं एंड मैथमेटिकल मेजर्स में आपके पास मीन आता है। दिस इज पीवाईक्यू, जो आपसे 2 साल पूछा गया है, 2019 और 2020 में। चलिए अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके पास डिफरेंट मेजर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? जो आपके पास गिवन डेटा सेट है उसमें जो मिड वैल्यू होगी उसको आप क्या बोलते हो? मीडियन बोलते हो। बट क्या ये मिड वैल्यू एज इट इज जो डेटा सेट गिवन है उसकी होगी? नहीं, हमें हमेशा अपना डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आपको लगाना होगा अपना डेटा। तो उसके बाद जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी दैट विल बी योर मीडियन। क्लियर? यहाँ पे अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको समझते हैं। यहां से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इन प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत जरूरी है इनको समझना और याद करना। फर्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज की क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका डेटा सेट है उसमें जो वैल्यूज होंगी, अगर आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो तो जो लार्ज वैल्यूज है और जो स्मॉल वैल्यूज है उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब है? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप यहाँ पे मीडियन निकालना चाहते हो, मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, और ये आपकी जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी। तो आपका यहाँ पे जो मिड वैल्यू है 3, ये आपका मीडियन बन जाएगा। अब मुझे ये प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो देखिए मेरे पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 100। अब मुझे मीडियन पता करना है, तो अगेन मीडियन क्या है? मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू का मतलब क्या है? अगेन यहाँ पे जो मीडियन है मेरा 3 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू थी 100, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है मेरे मीडियन पे। दोनों सीरीज में मीडियन मेरा सेम है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि एक्सट्रीमली लार्ज और वैसे ही स्मॉल वैल्यू का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्मॉल वैल्यूज है इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड देखिए, नोट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। यहाँ पे क्या चीज होती है, जो आपका यहाँ पे मीडियन है ना, वो सभी के सभी वैल्यूज पे बेस्ड नहीं होता। मतलब जब आप मीडियन को कैलकुलेट करते हो तो सारी वैल्यूज आपको देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे मीडियन निकालना था तो मुझे तो मिड वैल्यू लेनी है, मुझे उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यूज है, राइट हैंड साइड जो वैल्यूज है, उनको मुझे नहीं देखना है। तो ये भी मेरा बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे सभी के सभी वैल्यूज पे बेस्ड नहीं होता है आपका मीडियन। फिर इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, मीडियन कैन बी डिटरमाइंड इन ग्राफ ओजाइव। अब यहाँ पे क्या है, जब आपको ग्राफ के थ्रू मीडियन पता करना हो ना, तो आपको एक ओजाइव कर्व बनाना होता है, दैट इज द कर्व। ओजाइव कर्व क्या है? आपके पास कभी कभी डेटा दिया होता है लेस देन फॉर्म में और मोर देन फॉर्म में, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, ठीक है, लेस देन 30, 40, 50, इस तरीके से डेटा दिया जाता है। ठीक है, आपको क्लास इंटरवल्स नहीं दिए जाते। एंड सिमिलरली ऐसे ही मोर देन ओजाइव दिया जाता है, तो मोर देन 10, मोर देन 20, ठीक है, मोर देन 30, इस तरीके से आपके पास डेटा गिवन होता है। तो उस टाइम पीरियड पे आप क्या करते हो, आप इन दोनों कर्व को बनाते हो ग्राफ पे, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पे, और जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी योर मीडियन। ठीक है, ये मीडियन हो जाता है। फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज कि ये जो आपका मीडियन है ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे एप्लीकेबल होता है। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर्स की फॉर्म में अगर डेटा होगा तो उस पर एप्लीकेबल होगा। और आपका जब यहाँ पे डेटा ऑर्डर ऑर्डिनल स्केल पे हो, ऑर्डिनल का मतलब जब आपने रैंकिंग दी हुई है
ठीक है, जब आपने पोजीशंस दी हुई है तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मीडियन। फिर इसके बाद आता है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइंस इज लीस्ट। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से बनते हैं क्वेश्चन, और इस प्रॉपर्टी को मैं आपको करवाऊंगी मीन के साथ कंपेयर करके। तो अभी फिलहाल 2 मिनट रुकेंगे, इससे पहले और बाकी चीजें कवर करते हैं। इस प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम समझने वाले हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद देखिए, अब ओड सीरीज है और इवन सीरीज है। दो तरीके की सीरीज हो सकती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन नंबर भी हो सकते हैं और ओड नंबर भी हो सकते हैं। तो अब इस टाइम पीरियड पे आपको कैसे मीडियन निकालना है इन केस में, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी ओड सीरीज है तो आपकी जो मिड वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट में, तो 5 + 1/2 आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास थर्ड नंबर आ गया, और थर्ड नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। अगर मेरे पास इवन सीरीज है तो क्या करना होगा, इवन सीरीज के केस में आपको क्या करना है, एक वैल्यू तो आपको ऐसे ही निकालनी है n + 1/2 करके, एंड जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे उस नंबर में, ठीक है, उस टर्म में एक और टर्म ऐड कर दो। तो ये जो दोनों टर्म्स आपके पास आएंगी, एक +1 होके आएगी और एक वो वाला नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 टर्म्स है, ये 6 टर्म्स है आपके पास, तो क्या करना है आपको, सॉरी n + 1/2 नहीं करना, n/2 करना है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 6 टर्म्स है, ठीक है, तो 6/2 करेंगे सबसे पहले, थर्ड टर्म आ गई। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है, तो आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। और फिर ये जो थर्ड टर्म आई है और फोर्थ टर्म आई है, इसका आपने क्या लेना है, मीन लेना है। तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ सीरीज होती है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती है एक सीरीज में, तो आप क्या करते हैं n/2 एंड n/2 + 1, इस तरीके से आप दो नंबर्स निकालते हो, दो टर्म्स निकालते हो, और इनका फिर क्या करते हो, इन टर्म्स का क्या ले लेते हो, मीन ले लेते हो। मतलब उन टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 आप कर देते हो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, मीडियन निकल के आ जाता है। मैम इतने बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यस इतने बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी दे दी जाएगी कि ये सही है या नहीं है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फिर चलिए आगे बात करते हैं कि मीडियन कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना होगा। देन आपको देखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ओड है या इवन है, उसके बेसिस पे फॉर्मुला लगा के वैल्यू निकालोगे, तो उस अकॉर्डिंग आपका मीडियन यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। सेकंड पोजिशनल एवरेज है मोड। तो यहाँ पे ये क्या है, मोड का मतलब क्या होता है कि जब आपके डेटा सेट में एक ऐसी वैल्यू हो जो बहुत ज्यादा अकर कर रही हो, मतलब 1 2 3 3 3 2 4, ये आपके पास क्या है, एक सीरीज है। तो यहाँ पे मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू क्या होती है, मोड होती है। तो ये मोड क्या होता है, मोड क्या है, इजीएस्ट टू कंप्यूट है, कि जो मोस्ट अकरिंग है वो वैल्यू आप ले लीजिए। यूनिमोडल होता है, मतलब एक मोड होगा। कभी कभी आपके पास इल डिफाइंड मोड भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी बाय मॉडल सीरीज आ जाती है जहां पे आपका मोड एक से ज्यादा होता है, उसको बोला जाता है इल डिफाइंड मोड। इसका भी क्या यूज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद देखिए, कैन बी यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों डेटा में ये यूज हो जाता है। और ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। कैसे, अगर यहाँ पे 1 की जगह 1000 होता तो क्या यहाँ पे मोड होता 1000, नहीं। नंबर क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर करेगा, नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता है। फिर इसके बाद अगर आपको ग्राफिकली देखना हो तो आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो बना के आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी क्या हो, स्पेस ना हो बिटवीन द बार्स, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हिस्टोग्राम यहाँ पे बन गया है। आपको क्या करना होता है मोड के लिए, मोड क्या है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू। तो सबसे बड़ा जो बार होगा उसको आपने लेना है, एक एंड से दूसरे एंड पे इसको क्या करना है, जो दूसरा बार होगा ना उसके बिल्कुल साथ वाला बार होगा, जो हाईएस्ट बार है, उसके टॉप पॉइंट पे इसको टच करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन उसके बाद दूसरा एंड लेना है और उसके साइड में जो आपका बार है उसका हाईएस्ट पॉइंट है उस पर मैच करना है। जो इन दोनों को लाइंस को मिला के मिडल पॉइंट आएगा, एक सेंटर पॉइंट आएगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे जो वैल्यू कट करेगा एक्स वैल्यू को, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट में जैसे कि 35 यहाँ पे मोड आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई कि इल डिफाइंड मोड भी होता है, जहाँ पे आपका मोड एक से ज्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में आप मोड कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपके पास जो सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल यही सीरीज है 1 2 3 3 3 2 एंड 4, देन इसके बाद अगेन एक नंबर 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है, या बाय मॉडल सीरीज होती है, जब आप ग्रुपिंग करते हो, ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालने की कोशिश करते हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, मोड कैसे निकालना है। एक इक्वेशन है आपके पास 2 मीडियन माइनस 3 मीन, इसका आपको यूज करना है मोड को कैलकुलेट करने के लिए। और ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ये इक्वेशन है, इसको आपको अलग करके भी दे दिया जा सकता है, जैसे कि मीडियन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, इसकी इक्वेशन चेंज करके दे दी जाती है, जैसे कि z प्लस 3 ऑफ मीन एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, z/2 प्लस 3 मीन, ठीक है, 3/2 मीन, ये भी मीडियन की वैल्यू निकल सकती है, तो ये भी सही है। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला दे दिए जाते हैं
तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको स्विच करके आप पता लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज रहती है आपकी मोड में, और मोड आप ग्राफिकली भी पता लगा सकते हो, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस की। पोजिशनल एवरेज हमने कर ली है, एक पॉइंट मैंने आपको छुड़वा रखा है, अभी मैं उसको न्यूमेरिकल के थ्रू आपको सोल्व करवाऊंगी। तो मीन में हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप्स की मीन होती है फर्दर, एक होती है अरिथमेटिक मीन, फिर होती है ज्योमेट्रिक मीन, फिर होती है हार्मोनिक मीन। अब इनको कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा सेट में वैल्यूज है ना, उनकी एक एवरेज वैल्यू आप निकाल देते हो। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है जो भी आपके पास डेटा सेट है उनका सम कीजिए और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा सेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, उसमें वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आपको इसका क्या बताना है, मीन बताना है। तो आप क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड डिवाइड कर देंगे इसको 5 से। क्लियर, यहाँ पे आया 30/5 जो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 की। तो आपके यहाँ पे जो मीन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब यहाँ पे एक चीज और अराइज होती है कि मैम क्या हमेशा ये जो वैल्यू आएगी मीन की, वो हमेशा इस डेटा में होगी, वही वैल्यू होगी या अलग भी हो सकती है। तो याद रखिएगा ये वैल्यू अलग भी हो सकती है। आप एवरेज में अरिथमेटिक मीन में ये चीज निकालते हो कि एक वैल्यू हमें पता लग जाए जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे। वो उस डेटा सेट में वैल्यू जो है उनके इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है, उनसे अलग भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, बट वो वैल्यू रिप्रेजेंट सबको करेगी, वो एक कॉमन वैल्यू होती है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब उसके बाद इसके कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बेस्ट और मोस्ट रिलायबल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। बेस्ट और मोस्ट रिलायबल मेजर का मतलब क्या है कि एक ऐसा मेजर है जो क्या है यहाँ पे आप इस पे विश्वास कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हर एक वैल्यू पे बेस्ड होता है, क्लियर, और ये बहुत इजी है कैलकुलेट करने के लिए। फिर इसके बाद आता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब यही चीज मैंने बताई, अगर सभी ऑब्जर्वेशंस को आप इंक्लूड करोगे तो मोस्ट रिलायबल मेजर बनेगा, क्योंकि आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, पूरे के पूरे डेटा सेट को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कोई नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड देन नंबर आ जाता है 100, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा यहाँ पे, आप टोटल करोगे इसको तो 120 और 5 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 24। अभी मेरा मीन आया था 6 और एक वैल्यू 100 ऐड होने से जो मेरा मीन है वो क्या हो गया, 24। कितना ज्यादा बढ़ गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद एक बात बोली हुई है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम इज 0। सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम का मतलब क्या है, इसको समझना। आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, क्लियर, मीन आपने निकाला था, अभी हमने ऊपर निकाला है, मीन इसका क्या आया है, 6 आया है। तो अब डेविएशन लेनी है, डेविएशन का मतलब जो आपके पास नंबर है उसमें से मीन को माइनस कर दीजिए, ठीक है, एक्स वैल्यूज है। यहाँ पे आपने मीन क्या है, 6 है आपके पास, तो x - 6 आपको करना है। 2 - 6 इज -4, 4 - 6 इज -2, देन 0, देन 2 एंड देन यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप इसका सम करोगे तो सिग्मा x - x बार डेविएशन का जो सिग्मा करोगे, टोटल करोगे, वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, सिग्मा कितना आया, 0 आ गया। यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जब भी आप मीन से डेविएशन लोगे वो हमेशा 0 होगा, एंड ये हमेशा 0 होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है, कोई भी डेटा सेट हो उसका मीन निकालिए और उसको सोल्व करोगे, हमेशा क्या आएगा, डेविएशन 0 आएगा। फिर इसके बाद एक चीज आती है पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस इसमें क्या है कि जो आपकी पॉजिटिव डेविएशन होती है ना, उनका सम नेगेटिव डेविएशन के सम के इक्वल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे -4 है, -2 है, 2 है और 4 है। नेगेटिव डेविएशन का सम किया -6 आया, पॉजिटिव डेविएशन का सम किया +6 आया, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा बराबर होगा। ये चीज आप हमेशा कर सकते हो, किसी भी मेथड में कर सकते हो, हमेशा फॉलो होगा। फिर इसके बाद देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, और इसी प्रॉपर्टीज के साथ मैं आपको जो मीडियन वाला एक पॉइंट मैंने बताया था कि बाद में करवाऊंगी, यहाँ से आपको और क्लियरली समझ आएगी वो चीज, उसको हम समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज दी हुई है मीन की। फर्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अभी अभी मैंने यहाँ पे डेविएशन ली थी, x - x बार किया था। ये बोल रहे हैं जब आप इसका स्क्वायर कर देते हो और फिर उसका सम करोगे तो मिनिमम आएगा हमेशा। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, देन 2 का स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर इज 0, देन 4 एंड देन 16। अब इसको टोटल करोगे आपके पास सिग्मा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। टोटल कितना आया, 40 आया, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है और वो चीज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। अब ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू अदर देन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज हायर। यहाँ पे देखो, अगर मैं मीन ना लेके कोई और वैल्यू ले लेती हूँ, लेट अस सपोज कि आप 4 वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि मीन तो आपका 6 था, 6 के अलावा कोई और वैल्यू ले लेते हो, ले लो। 2 - 4 इज -2, 4 - 4 इज 0, 6 - 4 इज 2, 8 - 4 इज 4 एंड 10 - 4 इज 6। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4, 0, 4, 16, 36। इसको आप टोटल करोगे 24 एंड 36, कितना आ जाएगा, 60। सिग्मा क्या आ रहा है, 60, ज्यादा आ रहा है। मैम आपने छोटा नंबर लिया था, थोड़ा बड़ा नंबर लेके दिखा दो। चलिए 8 नंबर ले लीजिए, 8 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन देख रही हूँ मैं 8 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 से देखी थी, अब मैं डेविएशन 8 से देख रही हूँ।
तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 8 इज -6, 4 माइनस 8 इज -4, 6 माइनस 8 इज -2, 8 माइनस 8 इज 0 एंड 10 माइनस 8 इज 2। अब इसका स्क्वायर करिए, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 0, देन अगेन यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, 36 और 24 ऐड करोगे तो यहाँ पे 60 बन जाएगा। तो सिग्मा अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो, नंबर बड़ा ले लो छोटा ले लो, अगर आप मीन से कोई और नंबर लोगे तो हमेशा ही आपका जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ये चीज हमने प्रूव कर ली है। अब जो एक पॉइंट मुझे प्रूव करना है वो क्या है कि अब यहाँ पे आपने क्या चीज देखनी है कि अभी हमने एक मीडियन में एक पॉइंट देखा था कि अगर आप साइंस को इग्नोर कर देते हो, इग्नोरिंग साइंस, तब क्या करोगे, अगर आप मीडियन से डेविएशन लेते हो तो वो क्या होती है, सबसे कम होती है। एक बार नजर मार लेते हैं, देख लो वो लाइन क्या है। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइंस इज लीस्ट। ठीक है, कि जब आप डेविएशन लोगे एब्सोल्यूट नंबर में से तो मीडियन से डेविएशन लोगे तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी। अब एक क्वेश्चन सपोज करते हैं, देखिए आपके पास एक डेटा सेट है दैट इज 1 3 5 7 8 9 10, ये सीरीज है, कुछ भी मैंने रैंडम सीरीज ले ली, क्लियर। यहाँ पे इसको 2 भी ले लो, 1 2 3 5 7 8 9 10, ये नंबर है आपके पास, 8 नंबर है। मीन निकालना है, मीन निकालने का मतलब कि इसको सम करो और डिवाइड कर दो 8 से। सम करते हैं, चलिए आप भी सॉल्व करिए साइड बाय साइड। 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 5 is 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 8 is 26, 26 plus 9 is 35, 35 plus 10 is 45। सम आ गया 45। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8। 45 को 8 से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा। 45 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे, 8 5 जा 40, देन आपके पास पॉइंट लगेगा 50 है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 8 6 जा 48, देन 2 है, देन इसको सॉल्व करोगे 2 पे, मतलब 5.62 आ रहा है। ठीक है, ये मैं क्या ले सकती हूँ, मीन ले सकती हूँ। 5.62 मेरा क्या आ गया, मीन आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मीडियन लेना है। मीडियन कैसे निकलता है, इवन नंबर ऑफ केसेस में, असेंडिंग ऑर्डर में तो डेटा ऑलरेडी है, कैसे निकालते हैं, n/2 और n/2 + 1 टर्म लेते हैं। 8/2 इज फोर्थ टर्म ले लो 5, एक ऐड कर दो 7th, फिर 5 और 7 मतलब 4th और 5th टर्म ली, 5 + 7/2, क्योंकि इसका क्या लेना है मुझे, मीन लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। मीडियन कितना है मेरे पास, मीडियन है 6। अब आप बोल रहे हो कि अगर आप मीडियन से डेविएशन लेते हो और साइन को इग्नोर करते हो तो मीडियन से डेविएशन लेके वो सबसे कम आएगी। ठीक है, तो मीन से भी ले लेते हैं, मीडियन से भी ले लेंगे। अब डेविएशन ली 1 - 5.62, 4.62 नेगेटिव, साइन इग्नोर करने हैं तो यहाँ पे आप साइन इग्नोर कर दो। 6 में से लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 से लेंगे तो यहाँ पे 3.62 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। देन 3 से लेंगे तो 2.62 आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 5 से लेंगे तो यहाँ पे 0.62 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन 7 से लेंगे, 7 में से 5.62 माइनस करोगे, 7 - 5.62 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.38 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन अगेन हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.38, 3.38 एंड देन 4.38 और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 - 6 इज 2, 9 - 6 इज 3 एंड 10 - 6 इज 4। तो ये आपके पास आ गई डेविएशंस। अब टोटल करके देख लो, अगर मीडियन से कम आ रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। करते हैं टोटल, 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज 14 एंड 2 16, 16 एंड 3 19, 19 एंड 4 इज 23। यहाँ पे मेरा सिग्मा कितना आया है, 23। इसको आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स में है बट एनीवेज हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 2 4 6 8, 8 एंड 8 16, 16 एंड 24, 16 एंड 24 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पे 0 4 कैरी चला जाएगा। देन 6 12 18 24, 28 एंड 6 12 24, 24 एंड 12 इज 36, 36 + 4 इज अगेन 40। तो यहाँ पे 4 हमारा कैरी हो जाएगा। दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं, 4 + 4 इज 8, 8 + 5 इज 13, 13 एंड 1 14, 14 एंड 2 इज 16, 16 एंड 3 इज 19, 19 एंड 4 इज 23। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 आपके पास क्या है, सम आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे डेविएशन है जो बिल्कुल सेम आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अभी मैंने क्या बोला था कि डेविएशन के साइन अगर आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो तो क्या होगा, मिनिमम आएगा। एक चीज यहाँ पे इंप्लाइड है, या तो मिनिमम होगा मीडियन से अगर आप डेविएशन लोगे साइन इग्नोर करके, और या फिर वो क्या हो सकता है, मीन के इक्वल भी हो सकता है। एक केस मैंने आपको यहाँ पे इक्वल का करके बता दिया है और ये केस आपको ध्यान रखना है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जब आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यूज लेते हो तो आपका इक्वल भी यहाँ पे आएगा। बट यस अगेन यहाँ पे मिनिमम भी हो सकता था। वो कैसे होगा, कभी भी मीन का डेविएशन मिनिमम नहीं आएगा जब साइन इग्नोर कर रहे होंगे, हमेशा मीडियन का ही जो डेविएशन है वो ही सेम आएगा। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, 1 3 5 एंड 6 ले लेते हैं। ठीक है, इसका जब आप 1 3 5 6 7 ले लेते हैं, यहाँ पे आप मीडियन देखोगे तो मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि मिड टर्म है। मीन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9, 9 + 6 इज 15, 15 + 7 इज 22,
22 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5 4 20, 4.4। यहाँ पे आपका मीन कितना आया है 4.4 और मीडियन कितना है यहाँ पे 5 है। क्लियर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 4.4 इज 3.4, देन 1.4, देन 0.6, देन 1.6 एंड देन 2.6। क्लियर। यहाँ पे आपके पास मीन है, मीडियन है, मीडियन 5 है तो यहाँ से लोगे 4 देन 2, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 0, देन इसके बाद आएगा 1 एंड देन इसके बाद यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे इसका डेविएशन देखिए 6 7 8 एंड 9, 9 आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 6 12 18 22 26, ठीक है। 6 आया, 2 कैरी चला जाएगा, फिर 5 है, 6 है, 7 है और यहाँ पे 8 एंड 9, 9.6। अब देख रहे हो मीडियन क्या आया है, कम आया है मीडियन से डेविएशन, और मीन से डेविएशन क्या आया है 9.6 ज्यादा आया है। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके देख लेना कभी भी, या तो वो दोनों सेम आएंगे या फिर जो डेविएशन आप लोगे वो क्या आएंगे, यहाँ पे मीडियन में कम आएगा। यही दो केस बनेंगे और इसी केस पे, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं जो बने हुए हैं। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन है वो दिखाती हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 2018-19 का क्वेश्चन है जहाँ पे क्या चीज है कि पोजिशनल एवरेजेस क्या है। तो अब हमें पता है पोजिशनल एवरेजेस क्या होती है, मीडियन एंड मोड होते हैं, और ये क्या है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपसे बोला गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीडियन इज लीस्ट, ये दिया हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा है ये चीज कि जब आप एब्सोल्यूट डेविएशंस लेते हो, ठीक है, मीडियन से, तो वो क्या होती है, यहाँ पे लीस्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में और चीजें पूछी हुई है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इसमें इंक्लूडेड और साथ ही साथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी है। तो अभी मुझे सिर्फ क्या चीज जो मुझे पता है, क्या उसी के बेसिस पे मैं ये चीज कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे ये चीज, ये प्रॉपर्टी पता थी तो मेरा ये आंसर क्या है, करेक्ट हो गया है, कि ट्रू मुझे बताना था इनमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगेन आपको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अभी अभी ये भी चीज हमने देखी कि आपका क्या हो सकता है, जो मीडियन होता है ना, जहां पे आप डेविएशन लेते हो, तो ये ज्यादा हो सकता है मीडियन से जब आप साइन को इग्नोर करते हो, तभी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ये टॉपिक हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं सेंट्रल टेंडेंसी करवा रही हूँ, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस बेसिस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ए स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद बोला गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो मीन डेविएशन है वो इक्वल होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो ये भी चीज बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि ए और सी स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, 1/3 नहीं 2/3 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज समझने वाली क्या थी कि आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इजिली इनको कर सकते हो, और इसका मैंने आपको क्या बता दिया है, क्वेश्चन करके भी बता दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। क्लियर। फिर इसके बाद और क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, वो कैसे हैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ऐसी कौन सी एवरेज है जिसको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जिसका पॉसिबल नहीं है, जो पोजिशनल एवरेज होंगी, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल एवरेज तो फर्दर उन पे ऑपरेशंस करके आप यूज कर सकते हो। तो मीडियन और मोड है यहाँ पे अगेन जो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए क्या है, कैपेबल नहीं होती है। तो बी और सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे लगा था कि यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है लास्ट 3 ईयर से इतने इतने परसेंटेज से, तो एवरेज एनुअल इंक्रीज मुझे अगर निकालना है तो मुझे क्या करना है, एवरेज निकाल देनी है और मेरा आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। आपने क्या किया, एवरेज निकाली, 5 + 12 17, 17 + 7 is 24, 24 को 3 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 8, और आप आंसर लगा के आ गए ऑप्शन नंबर ए = 8। बट ये क्वेश्चन हो गया गलत। कैसे? अब आपके पास 3 तरीके की एवरेजेस होती हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। चलिए उनको डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक मीन हम पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक मीन में हमने ये प्रॉपर्टीज देख ली हैं। अब अरिथमेटिक मीन में एक और चीज यहाँ पे देखनी है, वो क्या है, ये जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, ये डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होता है। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू है सीरीज की, सीरीज आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि अगर आप सीरीज की वैल्यू को एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, माइनस करते हो या डिवाइड करते हो, तो वो सेम आपको देखने को मिलेगा उसकी एवरेज में भी, वही सेम इफेक्ट। जैसे मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। क्लियर। पहले मेरी एवरेज क्या आ रही थी, 1 2 3 4 5 की एवरेज आ रही थी 3। अब मैंने सबको 1 से इंक्रीज कर दिया, ये 2 बन गया, ये 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। अब इसकी अगर मैं एवरेज निकालूंगी ना, तो मेरी एवरेज आएगी 4। अब करके देख सकते हो, 5 + 4 is 9, 9 + 11 is 20, 20/5 करोगे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 15/5 किया था, 3 आ रहा था। तो मैंने क्या किया, हर एक डेटा सेट में जो वैल्यू थी उसको 1 से बढ़ाया, तो मेरी एवरेज भी 1 से बढ़ के क्या हो गई, 3 से 4 हो गई।
दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, सॉरी डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मतलब आपने कोई चीज प्लस की या कोई चीज आप माइनस करोगे तो सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप ट्राई करना माइनस करके, कोई भी एक नंबर को माइनस करना है सभी वैल्यूज में से, आपकी मीन की वैल्यू भी उसी से ही माइनस हो जाएगी, उस नंबर से। फिर इसके बाद स्केल की बात करते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओरिजिन होता है प्लस और माइनस, और यहाँ पे स्केल होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओरिजिन आप देखते हो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाते हो, ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन 0,0। देन यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से आप वैल्यूज प्लॉट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज किया है ओरिजिन, मतलब इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, एक नंबर से बढ़ा दिया, तो ये होता है ओरिजिन में चेंज लाना। ऐसे ही अब स्केल क्या होता है? स्केल क्या होता है कि कितने रेट से आप चेंज हो रहे हो। जहाँ पे रेट आएगा वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात होगी। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर है, इसको मैं क्या कर रही हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मेरी एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पुरानी एवरेज कितनी है? 15/5 इज 3। अब देखते हैं क्या मेरी एवरेज 6 हो रही है अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 4 6 8 एंड 10। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर आएगा 30। 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 6। तो बिल्कुल सही बात है, मेरी जो एवरेज है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्वेश्चन आपके पास बनता है, आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उनकी जो मीन है वैल्यू वो कितनी है? 50 है। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताइए न्यू एवरेज क्या होगी? एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आपकी एवरेज हो जाएगी। दिस इज द आंसर। या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर। अब इसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट है, वो क्या है? इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल मीन। अगर आपके पास एक सीरीज में उन सभी वैल्यूज को मीन से रिप्लेस कर दिया जाए तो सम ऑफ दोस सब्स्टिट्यूशंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्या है, एक नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने इसका क्या निकाल दिया? मीन निकाल दिया, वो निकल के आया 3। अब आपने ये जो वैल्यूज है इनको सबको 3 से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो क्या यहाँ पे जो सम निकल के आया था वो इसके सम के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सम कितना आया? 15। यहाँ पे आप करोगे 3 + 3 6 9 12 एंड 15। यहाँ पे भी सम कितना आया है? 15। तो हमेशा आपका जो सम होगा वो सेम रहेगा अगर आप हर एक वैल्यू को उसकी मीन से रिप्लेस कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी अरिथमेटिक मीन की, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना। फिर इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। अभी हमने बात की 3 तरीके का मीन होता है, तो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं? एक डेटा सेट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके। बट ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये nth रूट मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, जैसे 2 है वैल्यूज, तो आप क्या करोगे? x1 वैल्यू को मल्टीप्लाई करो x2 वैल्यू से, क्लियर, और इसका क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो x3 वैल्यू को भी लो एंड इसका क्या ले लो? क्यूब रूट ले लो। 4 वैल्यूज हैं तो आपको क्या लेना है? 4th रूट लेना है। तो जितनी वैल्यूज हैं उतना ही रूट आपको लेना है, वो होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, क्लियर। ये भी क्या है? सभी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा क्योंकि हर एक वैल्यू को इंक्लूड करता है। प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सीरीज विल रिमेन अनचेंज्ड इफ वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज थी, उसका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला। ये बोल रहे हैं कि अब उस ज्योमेट्रिक मीन से अगर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए तो आपका आंसर वही रहेगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज हैं, उस एक कॉमन टर्म आपने वही तो निकाली है जो सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अरिथमेटिक मीन में हुआ था वैसे ही यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में भी होगा। फिर ज्योमेट्रिक मीन है गिवन डेटा सेट के लिए, वो हमेशा क्या होता है? लेस देन अरिथमेटिक मीन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और कब यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन से आपका हमेशा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? छोटा होगा, क्लियर। सम ऑफ डेविएशन बिलो एंड अबव ज्योमेट्रिक मीन आर सेम। जो आप डेविएशन लेते हो ज्योमेट्रिक मीन से, तो ज्योमेट्रिक मीन जहाँ पे है उससे ऊपर वाली डेविएशन और उससे नीचे वाली डेविएशन, उनका क्या है? सम हमेशा बराबर होगा। जैसे अरिथमेटिक मीन में हमने देखा था, सेम यहाँ पे भी वैसा होगा। ऑलवेज अप्लाइड इन पॉजिटिव एंड नॉन जीरो वैल्यूज। यहाँ पे क्या होगा? आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरी वैल्यूज लोगे तो आप यहाँ पे रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इंडेक्स नंबर बनाते हो तब यूज किया जाता है। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखनी है, क्योंकि आप एक दिन पैसा लगा रहे हो, ठीक है, उससे एक साल में आप अर्न करते हो, देन नेक्स्ट ईयर आप अर्न करते हो, देन नेक्स्ट ईयर आप अर्न करते हो। ऐसे आप क्या करते जा रहे हो? अर्न करते जा रहे हो, ठीक है, 1 by 1। तो यहाँ पे क्या चीज होगी? जब आप ऐसे अर्न करते जाओगे तो आपकी क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 100 रुपए लगाए थे, 10% का रिटर्न आया, 110 हो गया। अब ये 100 रुपए नहीं माने जाएंगे, ये 110 आपका क्या माना जाएगा? यहाँ पे बेस माना जाएगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर रिटर्न अर्न करते हो, फिर उसको इन्वेस्ट करते हो, रिटर्न अर्न करते हो, तो यहाँ पे अब 10% निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वैसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेना होता है, तो जहां पे भी ग्रोथ रेट निकालना है, ठीक है, एरिया, सेल्स, पॉपुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीजें निकालनी होती है, तो आप क्या करते हो? ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी हुई थी, कितनी एवरेज ग्रोथ है, तो ज्योमेट्रिक मीन वहां पे यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? हार्मोनिक मीन है। ये क्या होता है? ये मीन क्या है? रेसिप्रोकल है अरिथमेटिक मीन का ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन।
आपके पास x1 वैल्यू है, x2 वैल्यू है, x3 वैल्यू है। ये क्या बोलता है, आप क्या करो, जो इसका अरिथमेटिक मीन है ना वो आपको निकालना है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, x1 x2 x3/3, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करना है x1 x2 और x3। ठीक है, फिर ये बोल रहा है अभी रेसिप्रोकल तो किया है, ये जो आइटम्स है इनका भी रेसिप्रोकल करना था। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। तो ये जो आपकी हार्मोनिक मीन की वैल्यू होती है, ये क्या है, लोएस्ट मीन है। मतलब अरिथमेटिक मीन से छोटा ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा आपका हार्मोनिक मीन होता है। तो हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। ये क्या चीज डिफाइन करता है, कब यूज होगा, ये बताता है दो डिफरेंट यूनिट्स में रिलेशन। दो डिफरेंट यूनिट्स मतलब एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। डिफरेंट यूनिट कैसे है, टाइम होता है आवर्स में, डिस्टेंस होता है किलोमीटर में, स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो आप हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। क्लियर, कहाँ पे यूज होता है, स्पीड में, रेट में, कॉस्ट में, रेशियोज में, जहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट्स को आप कंपेयर करते हो, तो वहां पे आप हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। क्लियर, तो ये रहता है हार्मोनिक मीन। अब रिलेशनशिप देखते हैं, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा है। अगर सभी की सभी वैल्यूज क्या है, सीरीज में सेम है, तो आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमेशा सेम रहेगा। हार्मोनिक मीन को आप कैसे लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, ये रिलेशनशिप है। और आप अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई कर दो हार्मोनिक मीन से, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है जो मिल जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, तो आपको उसका प्रोडक्ट करना है एंड देन उसको क्या करना है, रूट करना। ठीक है, इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक मीन आपको देखने को मिलता है। तो ये रिलेशनशिप रहता है, ये रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन बनते हैं। और यही चीज से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या चीज थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही है इतने इतने परसेंट से, आपको एवरेज एनुअल इंक्रीज निकालना है। तो क्या करेंगे मैम, ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन मतलब 5 इंटू 12 इंटू 7 करिए और इसका क्यूब रूट लीजिए। इतना बड़ा सोल्व करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी याद है कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होता है, उससे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। अब ये चीज मुझे पता है कि जब एनुअल इंक्रीज निकालना है पॉपुलेशन की ग्रोथ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है, आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होगा। ज्योमेट्रिक मीन यूज करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे टाइम सेव करना है पेपर में, तो मैं क्या करूंगी, अरिथमेटिक मीन निकाल लूंगी। अरिथमेटिक मीन निकलेगा 8 आएगा, तो ये श्योर है कि ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से कम होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आंसर लेस देन 8 आप लगा के आओगे, क्योंकि ये 8 से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। इक्वल टू 8 भी नहीं आप यहाँ पे लगा के आओगे। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं दे रखा कि वैल्यूज इसकी इक्वल है या कैसी है। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रोथ दे रखी है, तो लेस देन 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर सोल्व करना है इसको, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना होता है। तो 5 इंटू 12 करेंगे 60, 60 इंटू 7 करोगे, ठीक है, तो आपके पास 420 आएगा। इसका आपको क्यूब रूट लेना है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि 7 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 343 होता है। ठीक है, और 5 का 512 होता है, 8 का, तो यहाँ पे इनके बीच में ही लाई करेगा, तो 7 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। और 7 पॉइंट समथिंग क्या है, लेस देन 8 है। तो तरीका आपको क्या यूज करना है आप देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि टाइम सेव कैसे होगा, और एग्जामिनर ने भी क्यों ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि उसको पता है कि रिलेशनशिप ये है। तो ये रिलेशनशिप अगर आप पकड़ लोगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके आएंगे। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको करवाया है, ये भी आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपको पता करना है। जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व का, तो क्या वैल्यू हमें निकलने को देखने को मिलती है, मोड, मीडियन, मीन या थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर, फिर इसके बाद यहाँ पे 2023 के क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हुई है। वाइल एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज वेयर टाइम फैक्टर इज वेरिएबल। टाइम फैक्टर क्या है, वेरिएबल है, टाइम फैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो आप एक्ट कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट। यहाँ पे क्या है, टाइम चेंज होता जा रहा है, और जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होगा, इस केस में कौन सी एवरेज आप यूज करोगे, दैट विल बी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हमने क्या सीखा था, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करता है। जैसे स्पीड है किलोमीटर पर आवर में होती है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। जहाँ पे टाइम फैक्टर क्या है, चेंज होता जा रहा है, एवरेजिंग रेट्स है, रेशियोज है, वो सारी कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, हार्मोनिक मीन से की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल फैक्टर क्या है, यहाँ पे टाइम है। कैसे, स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर होगी तो अलग टाइम होगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर होगी तो टाइम अलग होगा, 20 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, तो टाइम यहाँ पे अलग होगा। ये एक चीज है यहाँ पे फैक्टर कि जो वेरिएबल है और जो आपका फिक्स्ड है, एक्ट बीइंग परफॉर्म कांस्टेंट मींस कि आपको 100 मीटर का डिस्टेंस है जो ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन यूज होने वाला है। फिर इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। जब आप एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन लेते हो अरिथमेटिक मीन से, वो 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ भी की है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और अरिथमेटिक मीन से हमने जब डेविएशन लिया था तो वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ये चीज देखिए,
क्लियर। अरिथमेटिक मीन से जब आपने डेविएशन लिया था, यहाँ पे क्या आया था, 0 आया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। तो अब यहाँ पे देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जब बतानी है तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज लार्जेस्ट। इट इज नॉट लार्जेस्ट, क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। जब आप एब्सोल्यूट डेविएशन का सम लेते हैं तो यहाँ पे मीडियन का सबसे कम होता है। अगर आप साइंस को इग्नोर करते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, और ये प्रॉपर्टी है तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना ही। क्लियर। अगर वैल्यू सेम होंगी सारी, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है, एक प्रॉपर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, आप जब डेविएशन लेते हो ना, तो मीडियन और मीन दोनों की सेम आ जाती है। बट अगर वैल्यूज अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो मीडियन की सबसे क्या होती है, कम वैल्यू होती है। तो इनकरेक्ट आपको बतानी थी, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने यही करना था। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जहां पे क्या चीज पूछी गई है, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। तो मेजर ऑफ लोकेशन क्या है इनमें से, मीन, रेंज, मोड, मीडियन एंड वेरियंस। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज दी गई है वो क्या चीज दी गई है, इसका आंसर हम कर ही लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन की बात कर रखी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेंज और वेरिएंस को हटा देंगे, और इसी के साथ आपका आंसर ए, सी और डी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे आप यूज करोगे, और मीन, मीडियन और मोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर हो गई होंगी। और मीन, मोड, मीडियन में क्या रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है, ये चीजें हमने क्लियर कर ली है, जो बार बार आपसे पूछी जाती है। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, और इसके भी अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जहां से बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये चीज देखने को मिली भी होगी। तो ये पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं एटम बैच में भी। ठीक है, हमारा बैच रन हो रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएंगे। दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, कोर्स है आपके पास, रिकॉर्डिंग से कवर करिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी अपने सिलेबस के प्रति, और अपना जो कंटेंट है वो अच्छे से तैयार कर लोगे। एंड जिनको रिवीजन करनी है उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप रिवीजन कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पीरियड पे रिवाइज करके अपना एग्जामिनेशन में सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम में हमने 5th टॉपिक कवर किया है, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। तो आप जुड़ सकते हैं। डेस्टिनेशन बैच भी हमारा रन हो रहा है, जहाँ पे नेट और एमपी सेट के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। यूट्यूब कोर्स है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। सुबह 9 बजे हमारी पेपर 1 की क्लास रहती है, और शाम को 8 बजे पेपर 2 की क्लास रहती है कॉमर्स की। तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लासेस अच्छी लगती है तो जरूर लाइक किया करो, ठीक है, शेयर किया करो, ताकि हम और भी अच्छा इसी तरीके से कंटेंट पढ़ते रहें। काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आपको रिवीजन पर्पज में बहुत ज्यादा हेल्प हो, और आपको एक नजरिया पता लगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, और जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप जाओगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, और आप एग्जामिनेशन में बैठ के खुद एग्जाम्पल फ्रेम करके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको अप्लाई भी करके देख सकते हो कि ये फॉलो होता है या नहीं होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा के। जून में एग्जामिनेशन है, पास ही है, एमपी सेट भी और डिफरेंट सेट एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए और रिवीजन करिए, वो चीज़ आपको काफी हेल्प करेंगी। मॉक टेस्ट लगाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।